Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session जिसमें ऑलरेडी हम 55 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 55 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 56th क्वेश्चन है, इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर सेम डायरेक्शन में वेरीज कर रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। टू वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यूज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी इंक्रीज होनी चाहिए, और अगर वो डिक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसको बोला जाता है द कोरिलेशन इज पॉजिटिव। लीनियर कब होगा, जब इसमें ये एक डायरेक्शन को दिखाता है। इसमें लीनियर इट मींस लीनियर है या नॉन लीनियर कोरिलेशन है। इसमें शेप और फॉर्म को दिखाया जाता है रिलेशनशिप की, ना कि इसमें कोई डायरेक्शन को दिखाया जाता है, तो ये नहीं हो सकता। लीनियर एंड नॉन लीनियर का मतलब है उसकी फॉर्म और शेप क्या है, उसमें कोई भी उसकी रिलेशनशिप या डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएंगे। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है अगर एक वेरिएबल की वैल्यूज इंक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है इट मींस ये है पॉजिटिव कोरिलेशन में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर कैरियोटाइपिंग एंड जीन लोकलाइजेशन द टेक्निक यूज्ड इज। तो जीन लोकलाइजेशन एंड कैरियोटाइपिंग के लिए जो मेनली टेक्निक यूज की जाती है दैट इज FISH stands for fluorescent in situ hybridization. It is a molecular cytogenetic technique that is used for karyotyping and gene localization. Means इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए FISH टेक्निक का यूज किया जाता है। और जीनोम लोकलाइजेशन मतलब कोई भी स्पेसिफिक जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी जो फिजिकल लोकेशन है कि वो कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जीन लोकलाइजेशन जो होता है उसके अंदर फिश का यूज किया जाता है। इसमें मेनली क्या होता है कि एक फ्लूसेंट प्रोब का यूज किया जाता है जिसको स्पेसिफिक पार्ट जिसको डिटेक्ट करना है क्रोमोसोम का स्पेसिफिक पार्ट उसके साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक पार्ट को अटैच होने से वो फ्लूरेसेंट प्रोब क्या करेगी, फ्लूरेसेंस देगी, और उसको हम फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोपी में डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्लूरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो होती है उसका यूज किया जाता है फॉर कैरियोटाइपिंग एंड जीन लोकलाइजेशन। गिश क्या है, गिश है जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें जो दो जो हाइब्रिड्स होते हैं उसके लिए उसके अंदर जीनोम को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसके अंदर जो भी जीनोम है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है मेनली प्लांट्स के अंदर। और एलाइजा के बारे में हमें पता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस है, ये मेनली इम्यूनोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को देखा जाता है। रिया भी इसी तरह से रेडियो एक्टिव इम्यूनो ऐसे होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इसमें यूज करके इसमें किसी भी ड्रग का या फिर किसी भी हार्मोन का लेवल यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है उसके लेवल को, ड्रग्स के लेवल को या फिर कोई भी हार्मोन है उसके लेवल को थ्रू द रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव प्रोब। तो ये अलग टेक्निक्स हैं, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स वर्क ऑन ए सिमिलर प्रिंसिपल। सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमने माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में वो था कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसी कौन सी स्कैटरिंग लाइट यूज, ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट स्कैटरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करता था। तो इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि सिमिलर प्रिंसिपल पे कौन कौन से माइक्रोस्कोप्स वर्क करते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया कि फेज कॉन्ट्रास्ट एंड इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप दोनों का प्रिंसिपल एकदम सिमिलर टाइप का ही होता है। फेज कॉन्ट्रास्ट में हम फेज प्लेट का यूज करते हैं, और इसमें जो
जो फेज शिफ्टिंग होती है उसको लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के थ्रू लाइट स्कैटर्ड होगी वहां पे, और फिर उसको ब्राइटन्स इमेज के अंदर उसको देखा जाता है। तो इस तरह से फेज शिफ्टिंग होती है इसमें, और इन दोनों के अंदर ही एक ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन का यूज किया जाता है यूजिंग डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ और फेज शिफ्ट्स। तो इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, लाइट फेज जो होती है उसके अंदर डिफरेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज इसमें देखी जा सकती है। और इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें अलग अलग लाइट सोर्स, टू लाइट सोर्सेस का यूज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड डी। अगर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो फील्ड होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क कलर का होता है, और उसमें स्कैटर्ड लाइट, इसमें जो लाइट यूज की जाती है स्कैटरिंग लाइट, वो उस स्पेसिमेन को वहां पे विजिबल बनाती है। बैकग्राउंड पूरा यहाँ पे ब्लैक दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिमेन यहाँ पे क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसका प्रिंसिपल डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो एक बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर टू लेंसेज यूज करते हैं हम। तो इसमें जो कॉन्ट्रास्ट आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो बेसिकली या तो हम कोई स्टेन डाई यूज करेंगे, स्टेनिंग के लिए जो डाई यूज करेंगे उसका कॉन्ट्रास्ट आएगा, या फिर यहाँ पे जो नेचुरल पिगमेंटेशन है उसका कॉन्ट्रास्ट आएगा। तो ये दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इनके प्रिंसिपल अलग है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, इनका प्रिंसिपल लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 2020 वाला पेपर है उसके अंदर इसमें इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी इसमें फेज कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन है, और इनका दोनों का मिक्स करके भी क्वेश्चन दे दिया है। तो ये एक फेवरेट टॉपिक मान सकते हैं, इसको तो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ में ये जो दूसरे माइक्रोस्कोप है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन डीएनए आइसोलेशन इज। तो डीएनए आइसोलेशन के बारे में हमने कल फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डीप्रोटीनाइजेशन किया जाता है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन से। डीएनए आइसोलेशन के टाइम हम फिनोल क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते हैं, और उसके साथ साथ में एक एक चिलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। और चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, जो डाइवेलेंट केटाइंस है जैसे कि मैग्नीशियम आयन है या फिर कैल्शियम आयन है, उनको चिलेट कर देता है, मीन्स उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर क्या होगा, जो भी एंजाइम है डीएनएजेज वगैरह, इन एंजाइम ये एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है एंजाइम को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ डाइवेलेंट केटाइंस की जरूरत पड़ती है। अगर ये डाइवेलेंट केटाइंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम हमारे जो डीएनए को आइसोलेट करना है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिग्रेडेशन से। तो डीएनए को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब इन ऑप्शंस में से देखें तो क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल का यूज किसके लिए कर रहे थे, प्रोटीन को डिग्रेड आइसोलेट करने के लिए, डीप्रोटीनाइजेशन करने के लिए सैंपल को। तो ये नहीं होगा। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल यहाँ पे इथेनॉल का यूज हम डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए करते हैं, फॉर प्रेसिपिटेटिंग डीएनए। तो ये भी नहीं होगा। लाइसोजाइम बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, लाइसोजाइम का डीएनए आइसोलेशन में यहाँ पे वर्क यूज नहीं होगा। तो ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि इसको एज ए चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। Next question is why are rRNA molecules often used to as indicators of intact RNA during agarose gel electrophoresis? तो जनरली rRNA molecules का यूज किया जाता है फॉर इंडिकेटर ऑफ इंटेक्ट RNA ड्यूरिंग agarose gel electrophoresis। तो इंटेक्ट RNA के इंडिकेटर के लिए आरएनए का यूज ही क्यों किया जाता है, तो जैसे जब हम आरएनए का आइसोलेशन करते हैं, तो यहाँ पे टोटल होल आरएनए का जब आइसोलेशन करेंगे तो सबसे हमें पता है कि सबसे जो अबंडेंट फॉर्म में जो आरएनए प्रेजेंट रहता है दैट इज आरआरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं होंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट तो ट्रांसफर आरएनए होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। दे आर मोस्ट स्टेबल आरएनए मॉलिक्यूल, नहीं स्टेबल, मोस्ट स्टेबल भी नहीं कह सकते क्योंकि आरएनए को डिग्रेड किया जा सकता है, मोस्ट स्टेबल नहीं होगा।
दे अपीयर्स एज डिस्क्रीट बैंड ऑन द जेल। तो ये यहाँ पे आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट करना है कि इंटेक्ट आरएनए का इंडिकेटर कौन सा है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जैसे यूकेरियोट्स में 28S rRNA एंड 18S rRNA मेनली जो होते हैं, ये काफी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लार्ज थिक बैंड जो होता है उसको ये शो करते हैं, क्योंकि ये इंटैक्ट फॉर्म में अगर है, इंटैक्ट फॉर्म में अगर आरएनए को देखना है तो यहाँ पे जो 28S rRNA एंड 18S rRNA है, ये शार्प बेंड शो करते हैं अगर ये आरएनए कोई भी इंटैक्ट फॉर्म में है। तो 28S rRNA का बेंड थोड़ा अपर साइड में आएगा और 18 का थोड़ा नीचे की साइड में आएगा। तो इस तरह से ये जो है काफी गुड क्वालिटी के आरएनएस होते हैं, जिसका रेशियो जो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है, और ये काफी शार्प बेंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट और शार्प बेंड प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। दे आर रेजिस्टेंट टू डीनेचुरेशन, नहीं डीनेचर किया जा सकता आरएनए को भी। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा थर्ड ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एक फिफ्थ ऑप्शन भी दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, फिफ्थ ऑप्शन वाला जो बबल फिल करते हैं, तो वो फिल करना काफी कंपलसरी है। अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन फिल नहीं किया और उस जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और उसमें आपने फिफ्थ ऑप्शन अगर फिल नहीं किया वहां पे, तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होने के भी चांसेस रह सकते हो। अगर आपने 10% से ज्यादा अगर फिल नहीं किए हैं फिफ्थ ऑप्शन और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी फिफ्थ ऑप्शन फिल नहीं कर रहे हो, तो आपको उस एग्जाम से डिसक्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको फिफ्थ ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, 1 से 4 के बीच में कोई ऑप्शन अगर फिल नहीं कर रहे हो, तो वहां पे फिफ्थ ऑप्शन फिल करना आपका कंपलसरी रहता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी बताई है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसमें पूरी वीडियो सीरीज में बना रही हूँ जिसमें आरपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा एमपीपीएससी एचपीएससी के क्वेश्चंस भी मैंने सोल्व करवा रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर सोल्व करवा रखा है, तो वो सीरीज भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा इसमें लेवल इधर उधर हो सकता है क्वेश्चंस का, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो मैंने उसमें क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर को नहीं देख के उसके आसपास का जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसके जो इन डेप्थ नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो वो क्वेश्चंस, वो अगर सीरीज आपने नहीं देखी तो वो भी जरूर देख ले, वो डेफिनेटली आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अभी आरपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आपके कोई फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।